तो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर 5th है, क्लास 9 साइंस का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेल, हिस्ट्री ऑफ सेल। ठीक है। और जो भी सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के अंदर जो जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो उन कहाँ कहाँ प्रेजेंट, क्या क्या प्रेजेंट है और उन सब के क्या फंक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं सेल से। जैसे इस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट जो है वो क्या है, आपकी सेल। ये इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बने होते हैं, सेल से। सेल ही किसी की बेसिक यूनिट होती है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, प्लांट हो, जितने भी लिविंग हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल। इसी वजह से इसको, क्योंकि जो भी होल होल बॉडी है या पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो किससे बना हुआ है, सेल से, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी फंक्शन हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जितने भी फंक्शन होते हैं लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, ये जितने भी फंक्शन परफॉर्म होंगे वो कौन करेगा, विद द हेल्प ऑफ सेल। सेल जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर्ड करा था इन अ पीस ऑफ कॉक। शैम्पेन की बॉटल्स के माउथ पे आप लोगों ने देखा है कॉक, मतलब लकड़ी का पीस सा लगा होता है, उसको कॉक बोलते हैं, CORK, कॉक। ठीक है। उसमें उन्होंने ऑब्जर्व करा था। जब उन्होंने कॉक को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करा तो उन्होंने देखे हनी कॉम स्ट्रक्चर, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, उस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व करा था। उसी बेसिस पर लैटिन वर्ड में सेल को बोला जाता है अ लिटिल रूम। अगर चैम्बर में देखें, अगर छोटे छोटे हनी कॉम में देखें, छोटे छोटे चैम्बर एक तरह के छोटे रूम्स की तरह है, इसी वजह से लिटिल रूम बोला जाता है। अब टाइप्स ऑफ सेल में अगर हम बात करते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर होते हैं जो कि सिंगल सेल से, एक ही सेल से मिलके बने होते हैं। यूनि का मतलब होता है वन। ठीक है। जो सिर्फ सिंगल सेल से बना होगा वो होगा आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें जितने भी फंक्शन होंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो सारे के सारे एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। इसके एग्जांपल में आता है आपका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके जो कि काफ़ी सारे, मल्टी मीन्स मैनी, जितने काफ़ी सारे सेल से मिलके बने होते हैं, और जितने भी फंक्शन होंगे या फिर ऑर्गेनिज्म जो पूरा है उसमें अलग अलग पार्ट में अलग अलग सेल से मिलके बना होता है हर एक पार्ट। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में बात करें, आपके ब्लड सेल है, बोन सेल है, नर्व सेल है। ठीक है। ये प्लांट और एनिमल या ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, ये सब में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो हायर एनिमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ सेल में आपके एक और आते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस के बेसिस पर इनको डिवाइड करा गया। प्रोकैरियोटिक में जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस मतलब एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होता है, एब्सेंट होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में आपके इनकम्प्लीट सेल होते हैं, प्रिमिटिव में बहुत छोटे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरली इसमें आते हैं, जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोटिक सेल में जिसमें ट्रू न्यूक्लियस, कंप्लीट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी मतलब यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों आते हैं, लेकिन सिर्फ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के ये दोनों यूनिसेलुलर है। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होने की वजह से इसलिए इसको यूकैरियोटिक में ना रख के प्रोकैरियोटिक सेल्स में रखा गया है। इसके बाद आपका सेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सेल स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होंगे, तो वो है आपको, उन सबको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। सेल जो होता है एक अपने आप में कैपेबल होता है कि वो जितने भी उसके फंक्शन है हर एक पार्ट के, वो खुद को सरवाइव कर सके और अपना अपना परफॉर्मेंस जो है, अपने अपना फंक्शन वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। और जो सेल होते हैं, काफ़ी सारे सेल जैसे होते हैं, जैसे RBC, WBC, प्लाज्मा, नर्व, ये नर्व सेल। ठीक है। इन सब का कुछ स्ट्रक्चर जो है, इन सब में कुछ कॉमन सेल होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म जनरली प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इसमें अगर हम बात करें सेल वॉल। ठीक है। सेल वॉल नॉन लिविंग है,
थिक फ्रीली परमिएबल कवरिंग ऑफ सेलुलोज, ये प्लांट सेल में आपको मिलती है, ठीक है। आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है और प्लांट को एक पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करती है और ये मिलके बनी होती है आपके सेलुलोज से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कवरिंग ऑफ द सेल, जो भी सेल की कवरिंग होती है उसको बोल सकते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग, बाहर को जिसने सेल को पूरा कवर करके रखा हुआ है सेल को, ठीक है, वो होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका जनरली फंक्शन होता है कि सेलेक्टेड मटेरियल्स को, सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही ये परमिट करती है, अलाउ करती है कि जो भी इन या आउट होगा सेल से थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है। इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, जो भी फंक्शन है इन और आउट होगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट जो होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एग्जांपल में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का देखें, अगर आप ऑक्सीजन या कार्बन गैसेस इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो काफ़ी हाई कंसंट्रेशन के लिए इन्वायरमेंट में काफ़ी है। अब जब आप रिलीज करेंगे तो लोअर कंसंट्रेशन से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये होता है आपका डिफ्यूज़न। ऑस्मोसिस में क्या होगा, जैसे वाटर का प्लांट में पानी देते हैं, वाटरिंग करते हैं, तो प्लांट को आपने पानी कहाँ दिया? उसके रूट्स में, तो रूट से वो पानी जब ऊपर तक हर एक पार्ट तक जाएगा, तो क्या हुआ कि वाटर मूव कैसे करा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल, तो वो मूव करेगा। तो ये होता है आपका ऑस्मोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है आपकी बाई लेयर, मतलब टू टाइप की लेयर बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड्स को प्रोटीन भी कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है आपका सॉल्यूशन है, मिलके बना होता है आपका वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन से। ये आपका प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल्स, और साइटोप्लाज्म को जो कवर करके रखती है, मतलब जिसके अंदर लिक्विड है वो मतलब इधर उधर ना जाए, उसको कौन बाउंड करके रखता है? आपका सेल मेम्ब्रेन। तो जो भी न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जितने भी न्यूक्लियस के सेल हैं या न्यूक्लियस है, उसको बाउंड सराउंड करता है आपका कौन? साइटोप्लाज्म। इसके बाद आपका आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? एक तरह से स्फेरिकल डेंस पार्ट होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। इसके अंदर जो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर आपके होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में होते हैं जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? करेक्टर्स कैरियर, जो भी आपके पेरेंट्स के करेक्टर्स आप में आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? जीन्स के थ्रू, ठीक है। तो जो भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि बताया आप बेसिक यूनिट के सेल, तो जो करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं? न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम में जीन, तो इसलिए उसको स्टोर हाउस ऑफ द जीन्स भी बोला जाता है। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल जो है वो सरवाइव भी नहीं कर पाएगा, और जो भी आपके स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी हैं, जितनी भी एक्टिविटी होती है सेल की, वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होती हैं। इसके बाद आता है आपका गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस को गोल्गी सेल्स, ठीक है, ये सब भी बोलते हैं। गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी एपरेटस या फिर गोल्गी बॉडी, इसको फर्स्टली डिस्क्राइब करा था कैमिलियो गोल्गी ने। इसके अंदर आप देखेंगे जो लेयर्स हैं पैरेलल अरेंज करी गई हैं, ठीक है, बराबर ही एक दूसरे के लगाई गई होती हैं। इसका जो फंक्शन होता है मेनली, जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, बॉडी के अंदर सेल में जितने भी मॉडिफिकेशन हो रहे हैं उनको मॉडिफाई करते हैं पैकेजेस, और आगे की तरफ डिस्पैच करते हैं, आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, और ये हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स भी आपका सेल का पार्ट है, लेकिन उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? आपके गोल्गी एपरेटस में। इसके बाद आते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं जनरली सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक की तरह, जैसे एक बोरी होती है उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। लाइसोसोम्स जो है अभी पढ़ा, गोल्गी बॉडी से फॉर्म होते हैं। इसके अंदर एंजाइम होते हैं काफ़ी सारे, डाइजेस्टिव एंजाइम,
और यूकैरियोटिक सेल जो लाइसोसोम है मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसका मेनली जो फंक्शन होता है हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सब्सटेंस। अभी बताया कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है डाइजेशन में हेल्प करेंगे। और जो भी बैक्टीरिया वायरस बॉडी में अगर कुछ हार्म करते हैं या जो भी है अगर वो आपकी बॉडी में एंटर होंगे इट मीन्स हार्म करेंगे तो वो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करते हैं सेल को क्लीन रखने में। अगर कोई भी डिस्टरबेंस होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म या सेल के स्ट्रक्चर में कुछ भी डिस्टरबेंस होगा में कोई खराबी आती तो ये क्या करते हैं लाइसोसोम्स खुद ही ब्रस्ट हो जाते हैं मतलब फट जाते हैं और जो भी डैमेज हो रहा है ठीक है वो अपना आप को ही वो खुद ही ख़त्म कर लेते हैं। तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल सेल के बैग सुसाइड बैग क्योंकि ये खुद ही ब्रस्ट हो जाते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम जनरली बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस पावर हाउस ऑफ द सेल जो है ये रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल है ठीक है एक रॉड की तरह या शू लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है वेरास इनर मेम्ब्रेन इज प्रोजेक्टेड। जो आप ये देख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो स्ट्रेट क्रिस्ट मैट्रिक्स ठीक है ये इस तरह से क्रिस्टे बोलते हैं इन्हें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके अंदर खुद का डीएनए ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसका जो फंक्शन होता है जितने भी सेल हैं अब उन्हें एक्टिविटी परफॉर्म करनी है काम करना है तो एनर्जी चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है जितने भी सेल हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करना। अब जब स्टोर एनर्जी रिलीज होती है किसी भी रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन हो रही है तो स्टोर एनर्जी रिलीज होती है तो वो उसकी फॉर्म होती है एटीपी। एनर्जी जो रिलीज होगी किसकी फॉर्म में होगी एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की इसमें रिलीज होती है। तो इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। नेक्स्ट आपका आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है ये भी आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में जनरली इसलिए होते हैं क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि फ्लावर है फ्रूट है लीव्स इन सब का कलर क्या होता है अलग अलग होते हैं। फ्लावर और फ्रूट्स का कलर या वेजिटेबल का कलर कभी भी सेम नहीं होंगे। लीव्स का कलर जनरली आपको ग्रीन मिलेगा। तो इसमें टाइप्स ऑफ बताए गए हैं 2 टाइप्स या 3 टाइप्स बता दिए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है कलर्ड प्लास्टिड्स कलर मतलब जो भी आपका कलर होता है फ्रूट्स का या फिर फ्लावर्स का वेजिटेबल का वो होता है क्रोमोप्लास्ट। सेकंड है आपका ल्यूकोप्लास्ट वाइट और कलरलेस इसमें कोई कलर नहीं होता वो इसकी वजह से होता है कि अगर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है ठीक है तो इसमें स्टार्च प्रोटीन और फैट होते हैं इसका कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता है। और जो थर्ड इसमें फर्स्ट वाले में ही मिक्स कर दिया गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट की लीव्स का कलर होता है जनरली ग्रीन होता है वो किसके वजह से होता है क्लोरोफिल की वजह से इसलिए इसको क्लोरोप्लास्ट बोला गया। नेक्स्ट आपका आता है नहीं इधर आपका लास्ट हो चुका है टॉपिक। आपके सेल में कुछ राइबोसोम्स भी होते हैं। राइबोसोम्स क्या होता है साइटोप्लाज्म जो है उसके बीच में छोटे छोटे आपको डॉटेड स्ट्रक्चर जो होता है वो आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 70 टाइप्स ऑफ राइबोसोम होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक में और 80 टाइप्स के होते हैं यूकैरियोटिक में जिसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में ठीक है। एक आपके सेल स्ट्रक्चर में एक और आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। एंड जो मैच्योर्ड आरबीसीज ऑफ मैमल्स ठीक है प्रोकैरियोटिक और आरबीसी जिनमें रेड ब्लड सेल होते हैं मैमल्स में उसमें ये एब्सेंट होता है। ये भी 2 टाइप्स होता है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। इसका जो फंक्शन होता है कि सेल को इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और जो भी वेरियस सब्सटेंस है उनको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू या किसी के भी थ्रू। और जो भी फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या गोल्गी बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या गोल्गी बॉडी जो बनती है वो भी किससे बनती है इन्हीं से रफ एंडोप्लाज्मिक या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक से मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं हेल्प करते हैं सिंथेसिस एंड प्रोटीन के फॉर्मेशन में एंड उनके ट्रांसपोर्टेशन में। वेयर
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स मतलब फैट्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट्स के फॉर्मेशन और उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है।